सोचिए, पुलिस को शक हो कि किसी के बैंक खाते में रखा पैसा किसी अपराध से जुड़ा है, तो क्या वो सीधे उस खाते को फ्रीज कर सकती है, बस एक शक के आधार पर? और सवाल को थोड़ा और पेचीदा बनाते हैं। मान लीजिए मामला भ्रष्टाचार का है, जिसके लिए पहले से ही एक बहुत सख्त और खास कानून बना हुआ है। अच्छा। तब क्या पुलिस अपने सामान्य अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है या उसे उसी खास कानून के रास्ते पर चलना होगा? बिल्कुल, यहीं पर कानून की असली परीक्षा होती है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक ऐसे ही अहम फैसले पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये मामला है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनिल कुमार डे। इसमें यही सवाल उठा था कि भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 102 के तहत बैंक खाते फ्रीज कर सकती है या नहीं। हमारे सामने इस फैसले के कुछ जरूरी अंश हैं जो इस पूरी कानूनी गुत्थी को समझने में हमारी मदद करेंगे। ये फैसला सिर्फ दो कानूनों के टकराव के बारे में नहीं है, बल्कि ये जांच की रफ्तार और एक नागरिक के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी है। तो हमारा मकसद साफ है, हम इस फैसले की हर परत को खोल कर देखेंगे। सीआरपीसी की धारा 102 असल में पुलिस को कितनी ताकत देती है? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम यानी पीसी एक्ट के प्रावधान इससे कैसे अलग हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव को सुलझाते हुए जांच एजेंसियों के लिए क्या रास्ता तय किया है? चलिए इस दिलचस्प कानूनी बहस में उतरते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी का नहीं है, बल्कि उनके पिता का है, अनिल कुमार डे का। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उनके खाते क्यों फ्रीज किए गए? और यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। देखिए, मुख्य आरोपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। जांच के दौरान पुलिस की नजर उनके पिता यानी प्रतिवादी अनिल कुमार डे के बैंक खातों पर पड़ी। जब पुलिस ने उनसे उन खातों में जमा पैसों के स्रोत के बारे में पूछा, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मतलब पुलिस को लगा कि ये पैसा भी उसी भ्रष्टाचार की कड़ी का हिस्सा हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में काले धन को सफेद करना या मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। कुछ वैसा ही? बिल्कुल, पुलिस का शक यही था कि ये पैसा अपराध की कमाई हो सकता है, जिसे छिपाने के लिए पिता के खाते में रखा गया है। अच्छा। इसी शक के आधार पर जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 102 का इस्तेमाल करते हुए उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए, और इसी एक कदम ने एक बड़ी कानूनी बहस को जन्म दे दिया। कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती थी? जी बिल्कुल, यही सवाल। और इस पर निचली अदालतों का क्या रुख रहा है? मुझे लगता है ये सफर भी काफी दिलचस्प रहा होगा। हाँ, काफी। जब मामला ट्रायल कोर्ट में गया तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया और खातों को रिलीज करने की अर्जी खारिज कर दी। अच्छा। उनका मानना था कि जांच के इस मोड़ पर सबूतों को सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मामला हाई कोर्ट गया और वहां नजरिया बिल्कुल अलग था। एकदम पलट गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अरे! हाई कोर्ट का तर्क बहुत सीधा और कानूनी तौर पर मजबूत लग रहा था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक विशेष कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसी एक्ट। हाँ, पीसी एक्ट। ठीक है। तो जब एक स्पेशल लॉ मौजूद है तो पुलिस को उसी के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि सीआरपीसी जैसे जनरल लॉ के तहत। अच्छा, तो ये स्पेशल लॉ बनाम जनरल लॉ का क्लासिक केस बन गया। मतलब अगर किसी खास मुद्दे के लिए कोई खास कानून है तो सामान्य कानून उस पर लागू नहीं होना चाहिए। सही। ये तो सुनने में काफी तार्किक लगता है। बिल्कुल, और यही कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है। हाईकोर्ट का मानना था कि पुलिस ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और एक तरह से अपनी सुविधा के लिए शॉर्टकट लिया है। इसी फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां ये सवाल और भी बड़ा हो गया, क्या एक विशेष कानून के होते हुए पुलिस की सामान्य शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने दो अलग अलग कानूनी रास्ते हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह है। चलिए इसे हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा और आसान बनाते हैं। जी। पहले ये बताइए कि सीआरपीसी की ये धारा 102 जिसका इतना जिक्र हो रहा है, वो असल में है क्या? ये पुलिस को कितनी बड़ी शक्ति देती है? सीआरपीसी की धारा 102, जो अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 106 बन गई है, किसी भी पुलिस अधिकारी को एक बहुत ही व्यापक और तत्काल। हाँ, इसके तहत एक पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में ये शक हो कि वो चोरी की है या किसी भी अपराध से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। एक मिनट, किसी भी अपराध से मतलब ये सिर्फ चोरी या डकैती तक सीमित नहीं है। धोखाधड़ी, हत्या और जैसा कि इस मामले में है भ्रष्टाचार,
सब कुछ इसके दायरे में आता है। सब कुछ। शर्त सिर्फ एक है, उस संपत्ति और अपराध के बीच एक सीधा संबंध, एक नेक्सस दिखना चाहिए। इसका मकसद बहुत साफ है। जांच के शुरुआती सबसे नाजुक दौर में सबूतों को नष्ट होने से बचाना या उन्हें छिपाए जाने से रोकना। सही बात है। सोचिए, अगर पुलिस को पता चले कि अपराध का पैसा किसी बैंक खाते में है और वो उसे तुरंत फ्रीज ना कर पाए, तो अपराधी उसे मिनटों में कहीं और ट्रांसफर कर सकता है। ये धारा उसी स्थिति से निपटने के लिए है। ये तो पुलिस के हाथ में एक तरह का मास्टर की जैसा है। लेकिन क्या इस पर कोई रोक टोक नहीं है? रोक है, लेकिन कानून का झुकाव जांच को प्राथमिकता देने की तरफ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये शक्ति कितनी व्यापक है। कुछ अदालती फैसलों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी जब्ती के बाद मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना नहीं भी दे पाता है, तो सिर्फ इस देरी के आधार पर जब्ती की कार्रवाई को अवैध नहीं माना जाएगा। अच्छा जी, ये दिखाता है कि कानून का इरादा जांच की रफ्तार को बनाए रखना है। ठीक है, तो ये हुई सीआरपीसी की बात, एक तेज तत्काल एक्शन वाला टूल। हाँ। अब आते हैं दूसरी तरफ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर, पीसी एक्ट पर। हाँ, पीसी एक्ट पर। ये इससे कैसे अलग है? हाईकोर्ट को क्यों लगा कि इसी रास्ते पर चलना चाहिए था? पीसी एक्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष और बहुत ज्यादा विस्तृत कानून है। इसमें संपत्ति से निपटने के लिए एक पूरी अलग प्रक्रिया दी गई है, खासकर इसकी धारा 18A में। ये प्रक्रिया धारा 102 की तरह तत्काल नहीं है। तो कैसी है ये प्रक्रिया? स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया क्रमिक है, मतलब सीक्वेंशियल, और विचार विमर्श वाली है, मतलब डिलिबरेटिव। अच्छा। इसका मतलब है कि इसमें एक के बाद एक तयशुदा तरीके से कदम उठाए जाते हैं। जल्दबाजी नहीं होती, हर चीज सोच समझ कर की जाती है। इसमें जांच अधिकारी को पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ सकती है, फिर उन्हें अदालत में अर्जी देनी पड़ती है जिस पर सुनवाई होती है। यानी इसमें सामने वाले पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता होगा। बिल्कुल। इसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है, जैसे कि सामने वाले पक्ष को नोटिस देना, उनकी बात सुनना। जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 102 की इस रिफ्लेक्स एक्शन वाली शक्ति और पीसी एक्ट की इस मेथोडिकल यानी व्यवस्थित प्रक्रिया के बीच के अंतर को बहुत साफ तौर पर रेखांकित किया है। एक रफ्तार के लिए है तो दूसरा पूरी प्रक्रियात्मक सुरक्षा के लिए। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंच गए हैं जिसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। एक तरफ रफ्तार है, दूसरी तरफ प्रक्रिया। एक जनरल लॉ है, दूसरा स्पेशल लॉ। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस बहस को कैसे सुलझाया? क्या उन्होंने हाईकोर्ट की बात मानी कि स्पेशल लॉ ही चलेगा? नहीं, और यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं क्रांतिकारी पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट नजरिया अपनाया। क्या? उन्होंने कहा कि ये या वो वाली स्थिति नहीं है। दोनों कानून एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ लागू हो सकते हैं। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब पुलिस के पास अब दोनों रास्ते खुले हैं, वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करना है? हाँ, एक तरह से। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 के तहत मिली शक्ति पीसी एक्ट के तहत मिली शक्तियों से अलग और स्वतंत्र है। वो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देती। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि दोनों का उद्देश्य और काम करने का चरण अलग अलग है। धारा 102 जांच की शुरुआती दौर का हथियार है, जिसका मकसद है सबूत को तुरंत सुरक्षित करना। और पीसी एक्ट की प्रक्रिया? वो बाद के चरण के लिए है, जब जांच थोड़ी आगे बढ़ जाती है और संपत्ति को लंबे समय तक कानूनी दायरे में रखने की जरूरत पड़ती है। समझ गया। तो पुलिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच करते हुए भी पहले सबूत को नष्ट होने से बचाने के लिए धारा 102 का इस्तेमाल कर सकती है और बाद में पीसी एक्ट के तहत औपचारिक कार्रवाई शुरू कर सकती है। ये अंतर सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन स्रोत में जब्ती और कुर्की जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सीजर और अटैचमेंट। हाँ, आम आदमी के लिए तो दोनों का मतलब एक ही है, पैसा अटक गया, अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर असर एक जैसा ही दिखता है, लेकिन कानूनी दुनिया में इन दोनों शब्दों के बीच जमीन आसमान का फर्क है और अदालत ने इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाया है। अच्छा। धारा 102 के तहत होने वाली जब्ती या सीजर एक तरह की आपातकालीन कार्रवाई है। ये जांच का हिस्सा है। इसका मकसद सबूत को तुरंत अपनी निगरानी में लेना है,
जैसे पुलिस किसी अपराध स्थल से चाकू या पिस्तौल उठाती है। ठीक है, तो जब्ती एक तरह से सबूत को फ्रीज करना हुआ। तो फिर कुर्की क्या है? वहीं पीसी एक्ट के तहत होने वाली कुर्की या अटैचमेंट एक ज्यादा औपचारिक और न्यायिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है, इसमें अदालत की मोहर लगती है। मतलब ये ज्यादा पक्का कदम है। हाँ, ये संपत्ति को मामले के अंतिम निपटारे तक सरकार के नियंत्रण में ले आती है। तो आप कह सकते हैं कि जब्ती एक अस्थायी ताला है, जबकि कुर्की उस संपत्ति पर एक कानूनी कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि जांच के शुरुआती दौर में ये अस्थायी ताला लगाना यानी जब्ती पूरी तरह से वैध है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या इस फैसले से जांच एजेंसियों को एक तरह का असीमित अधिकार मिल गया? आलोचक कह सकते हैं कि अब तो पुलिस किसी के भी खाते को भ्रष्टाचार के नाम पर फ्रीज कर देगी। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन अदालत ने इसे असीमित नहीं छोड़ा है। फैसले का पूरा जोर जांच को प्रभावी बनाने पर है, लेकिन मनमानी करने पर नहीं। अच्छा। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जब्ती का अपराध से सीधा और तर्कसंगत संबंध यानी नेक्सस होना जरूरी है। पुलिस को रिकॉर्ड पर कुछ तो ऐसा दिखाना होगा जिससे लगे कि ये पैसा अपराध से जुड़ा हो सकता है। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें शक है। और क्या अदालत ने व्यक्ति के अधिकारों और पुलिस की शक्तियों के बीच कोई संतुलन बनाने की कोशिश की? हाँ, और ये इस फैसले का एक और बहुत ही व्यवहारिक और प्रशंसनीय पहलू है। हाई कोर्ट का फैसला पलटने के बाद सुप्रीम कोर्ट चाहता तो मामला वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मामले की मौजूदा स्थिति को देखा। उन्होंने पाया कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट यानी अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल हो गई थी। तो इससे क्या फर्क पड़ा? अदालत ने कहा कि चूंकि जांच का शुरुआती चरण जिसके लिए खातों को फ्रीज किया गया था अब पूरा हो चुका है, तो शायद अब इन खातों को फ्रीज रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो काफी व्यावहारिक सोच है। जी, उन्होंने संबंधित अदालत को इस पर फिर से विचार करने को कहा। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। मतलब जांच के लिए जरूरी था तो फ्रीज किया, जब वो जरूरत पूरी हो गई तो व्यक्ति के अधिकारों को बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाओ। ये दिखाता है कि अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही बल्कि न्याय भी कर रही है। स्रोत में एक और बात है जिस पर मेरा ध्यान गया, और ये थोड़ी तकनीकी लगती है। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि उनकी टिप्पणियों से ये तय नहीं होता कि पीसी एक्ट अपने आप में एक कोड है या नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है कि अदालत को इसे अलग से कहना पड़ा? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दूरगामी महत्व वाला कानूनी बिंदु है। कानूनी भाषा में कोड एक ऐसे व्यापक कानून को कहते हैं जो किसी एक विषय पर अपने आप में पूर्ण और विस्तृत माना जाता है। अच्छा। वो उस विषय से जुड़े लगभग हर पहलू को कवर करता है, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अगर अदालत पीसी एक्ट को एक कोड मान लेती तो क्या होता? अगर पीसी एक्ट को एक कोड मान लिया जाता तो हाई कोर्ट का तर्क बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता। अच्छा। तब ये दलील दी जा सकती थी कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सिर्फ और सिर्फ पीसी एक्ट के प्रावधान ही लागू होंगे और कोई भी बाहरी सामान्य कानून जैसे सीआरपीसी तब तक लागू नहीं होगा जब तक पीसी एक्ट में खुद उसका जिक्र ना हो। एक कोड अपने आप में एक पूरी दुनिया की तरह होता है जिसमें बाहरी दखल की गुंजाइश नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े सवाल पर कोई फैसला क्यों नहीं दिया? वो कह सकते थे कि ये कोड है या नहीं है। क्योंकि ये इस मामले को सुलझाने के लिए जरूरी नहीं था। उनका काम इस बात का फैसला करना था कि धारा 102 का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, और उन्होंने वो कर दिया। इस बड़े और सैद्धांतिक सवाल को कि पीसी एक्ट एक कोड है या नहीं, उन्होंने भविष्य में किसी और उचित मामले के लिए खुला छोड़ दिया। इसे न्यायिक संयम या जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहते हैं। अच्छा। अदालतें सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देती हैं जो उनके सामने मौजूद मामले को निपटाने के लिए निहायत जरूरी हों और बेवजह के कानूनी बखेड़े खड़े नहीं करती। ये उनकी समझदारी को दिखाता है। तो कुल मिलाके अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस की सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के तहत खाते फ्रीज करने की शक्ति भ्रष्टाचार जैसे विशेष कानूनों के तहत होने वाली जांच के लिए भी एक जरूरी और वैध हथियार है। उन्होंने एक तरह से जांच की रफ्तार को प्राथमिकता दी है। बिल्कुल, ये फैसला जांच की तत्काल जरूरतों और संपत्ति कुर्क करने की लंबी और औपचारिक प्रक्रियाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर करता है।
immediate needs of investigation बनाम formal procedures of attachment। बिल्कुल, ये स्थापित करता है कि जांच के अलग-अलग चरणों में दोनों का अपना अपना महत्व और अपनी अपनी जगह है। पुलिस पहले रफ्तार से सबूत पहुंचाए और फिर इत्मीनान से प्रक्रिया का पालन करे। यानी जांच रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। पुलिस को जांच के शुरुआती दौर में तेजी से काम करने की छूट है, लेकिन बाद में प्रक्रियात्मक सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। ये एक तरह से जांच एजेंसियों को सशक्त बनाने और कानूनी सुरक्षा प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फैसला मानता है कि वित्तीय अपराध, खासकर भ्रष्टाचार, बहुत तेजी से होते हैं और उनसे निपटने के लिए जांच एजेंसियों के पास भी तेज तरार हथियार होने चाहिए। ये फैसला जांच का एक शक्तिशाली औजार तो देता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, बताइए क्या सवाल है? आज के डिजिटल युग में, जहां पैसा सेकंडों में एक बैंक खाते से दूसरे में, एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है, वहां कानून किसी के खाते को फ्रीज करने जैसी त्वरित कार्रवाई और जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष मानने के सिद्धांत के बीच संतुलन कैसे बनाएं? बहुत जरूरी सवाल है। इस फैसले ने पुलिस को एक जरूरी शक्ति दी है, लेकिन इसकी सही सीमा क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ अपराध से संबंध का शक किसी व्यक्ति, किसी परिवार के जीवन भर की कमाई को महीनों या सालों तक रोकने के लिए काफी है, जबकि मुकदमा चलता रहे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।